हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है और काफ़ी लोग इसको प्रिपेयर नहीं करते, ये भी एक होता है इस टॉपिक के बारे में, वो पढ़ेंगे। ठीक है, काफ़ी आसान टॉपिक है। चार्ज से रिलेटेड, एक चार्ज के ऊपर कितने, एक चार्ज का मतलब क्या है, एक कूलम का मतलब क्या है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया। तो अभी हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा सीधा हमारे टॉपिक पे चले जाएंगे। ठीक है, चार्ज के दो लॉज है। एक फर्स्ट लॉ आता है कि लाइक चार्जेस रिपल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। इसका मतलब एक पॉजिटिव पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव नेगेटिव है तो दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स रहेगा, और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स रहेगा। जो सेकंड लॉ यही कहता है कि द अमाउंट ऑफ फोर्स या फिर जो भी अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन का फोर्स है विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, मान लो कि मेरे पास दो चार्ज है, एक का नाम है Q1, दूसरा का नाम है Q2। ठीक है, चार्ज का यूनिट हम लोगों को ऑलरेडी पता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, और दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना है तो d दिया है, इसका यूनिट मीटर में। ठीक है, सो फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस वट एवर, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, रिपल्शन हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आता है k इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इस कॉन्स्टेंट का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ER। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त लगेगा आपको। अब ये जो लिखा है एप्सिलॉन नॉट ER, ये क्या होता है ये भी हम लोग पढ़ेंगे। ये होता है आपका परमिटिविटी। ठीक है, जैसे आपने मैग्नेटिक सर्किट्स में परमेबिलिटी पढ़ा था, यहाँ पर आपका होता है परमिटिविटी। सो ई नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। ठीक है, ER का होता है रिलेटिव परमिटिविटी, सिंपल। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है ये आपको रटना पड़ेगा। वहाँ पर भी हम लोगों ने म्यू नॉट का वैल्यू पर रटा था, उसका नाम म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या था, 4.10⁻⁷। यहाँ पर क्या है 8.854 × 10⁻12। वहाँ पर यूनिट था हेनरी पर मीटर, यहाँ पर यूनिट रहेगा फैरेड पर मीटर। ठीक है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये यूनिट पूछे जाते हैं कि आपका एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या है, परमिटिव, रिलेटिव परमिटिव या फिर रिलेटिव परमिटिविटी या फिर एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इन दोनों का यूनिट क्या है। रिलेटिव परमिटिविटी अगेन वहाँ पर भी क्या था, यूनिटलेस, यहाँ पर भी क्या रहेगा, यूनिटलेस, हम लोग देखेंगे, लेकिन फिर भी। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है ये पढ़ेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या, वहाँ पर क्या थे आपके फ्लक्स भी एक लाइन में फ्लो होते थे। यहाँ पर भी आपका जो चार्ज है, एक चार्ज से दूसरे चार्ज के बीच में कुछ जो हलचल होती है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। इसके प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे MCQs आते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। वहाँ पर लाइन ऑफ फोर्सेस ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एंड ये एक्सटर्नली था, इंटरनली क्या था, साउथ टू नॉर्थ। यहाँ पर आपको वैसा कुछ नहीं दिखेगा, ये यहाँ पर पॉजिटिव पर स्टार्ट होते हैं और नेगेटिव पर एंड अप हो जाते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस स्टार्ट्स एट पॉजिटिव, एंड्स एट नेगेटिव। इसका जो एक्शन है इनिशियली और फाइनली दोनों भी कैसे होता है, रेडियल होता है। सिंपल MCQ आता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है उसके पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे होते हैं, आउटवर्ड एंड रेडियल। ठीक है, आउटवर्ड इसीलिए क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव से निकलने वाला है, और अगर मुझे यही क्वेश्चन नेगेटिव चार्ज के पास पूछा है तो आंसर रहेगा आपको रेडियल एंड इनवर्ड। ठीक है, नेगेटिव चार्ज के पास आपका आंसर है इनवर्ड, वेयरएज पॉजिटिव चार्ज के पास आपका आंसर रहेगा आउटवर्ड। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन दोनों के लिए एक कॉमन क्या है, रेडियल। सो हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो पॉजिटिव से निकलेंगे और नेगेटिव पे एंड अप हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ये जो लाइन ऑफ फोर्सेस है ये हमेशा पैरेलल में रहते हैं और ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, सो दे आर ऑलवेज इन पैरेलल और नेवर इंटरसेक्ट। ये पॉइंट है, बिट है, ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, दे नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, और ये जो लाइन ऑफ फोर्सेस है अगर सेम डायरेक्शन में है तो इनका बीच में रिपल्शन फोर्स क्रिएट होता है। वहाँ पर भी हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक सर्किट्स में। ठीक है, दो लाइन ऑफ फोर्सेस है,
पैरेलल में है तो उन दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स क्रिएट रहेगा। एग्जैक्टली अपोजिट, अगर अपोजिट में है तो ये अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट करके देगा। सो सेम डायरेक्शन क्या है आपका, रिपल। मैं और कोई चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ लाइन ऑफ फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब सिंपली चार्ज, ठीक है। आप सिंपली बोल दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू कूलम चार्ज बोल दो तो भी चलेगा, और इसका यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, या फिर आप सिंपली सी लिख लो, सबसे बेस्ट कूलम। इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस आर नथिंग बट चार्जेस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस फॉर द चार्जेस, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट आपका चार्ज हो गया। दूसरा आपको क्वेश्चन है, दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। अब फ्लक्स डेंसिटी वहाँ पर क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पर भी आपका क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कूलम पर एरिया, क्योंकि मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ही चार्ज होता है, ठीक है, दूसरा कुछ है नहीं। अब इसका यूनिट अगर पूछा जाए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट, तो आप क्या लिखोगे, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये आपका यूनिट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिट है। और एक बात, इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस जो है वो हमेशा स्पेरिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, गोल। सो ये जो एरिया होता है इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, Q/4πr²। ये एक बिट आता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी Q/4πr², ठीक है। आई होप क्लियर है सारी चीज़ें। अब हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हो गया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होता है, ठीक है, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इंटेंसिटी क्या होता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी और इंटेंसिटी के दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब होता है सिंपली फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। सिंपली हम लोग देखते हैं कि एक चार्ज है, मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज है Q, और इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करके रखा है, और ये जो मेरा सोर्स है ये डिस्टेंस एट अ डिस्टेंस d है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या रहेगा, Q/4π0ER d²। अब इसको रियलाइज़ करने की कोशिश करना फिजिकली, जितना ज़्यादा दूर रहेगा फील्ड से, ठीक है, उतना कम इफेक्ट रहेगा, तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, सिंपली, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ये बिट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड सोर्स ऑफ द फील्ड, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिट है। रीज़न ये है, आगे चलकर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E = V/D पढ़ने वाले। काफ़ी लोग क्या करते हैं, E इज़ डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D कर देते हैं और वहीं पे मार खाते हैं। मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसके बाद है मेरे पास रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिकल चार्ज डेंसिटी, ठीक है। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है डेंसिटी का क्या था, D, ठीक है। उन दोनों के बीच में का रिलेशन है D = E × E0 ER। अगेन ये जो है आपका परमिटिविटी, फ्री स्पेस और रिलेटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। सो ये जो इक्वेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसका एक छोटा सा एक्सप्रेशन होता है लेकिन यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। और ये जो है फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी। ये भी एक बिट है। एक्चुअली पूछा गया था कि डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी का यूनिट क्या है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट पता होता कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो आप आराम से इसका आंसर दे पाते थे, लेकिन इसको पता होना चाहिए आपको कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब ही डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी भी होता है इलेक्ट्रिकल, ठीक है। अब दोनों के बीच में रिलेशन D = E0 ER E, ये आपको रटना पड़ेगा, याद रखना। इलेक्ट्रिक, हाँ, और एक चीज़ रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट रहेगा न्यूटन पर कूलम। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट याद है, न्यूटन पर वेबर, यहाँ पर न्यूटन पर कूलम, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिट है, प्लीज़ इसको नोट कर लेना आप लोग जब भी पढ़ोगे, ठीक है। अब हम लोग परमिटिविटी को पढ़ लेते हैं। एग्जैक्टली परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, वहाँ पर भी परमेबिलिटी का मतलब क्या था, इज़ विथ विच द मटेरियल कैन फ्लो
मतलब जिस मटेरियल से आराम से मैग्नेटिक फील्ड पास हो सकता है, जिस मीडियम से आराम से चार्जेस पास हो सकते हैं, जैसे कि इंसुलेटिंग मटेरियल्स। जी हाँ, इंसुलेटिंग मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के अंदर चार्ज आराम से स्टोर हो सकता है, पास हो सकता है। इसीलिए हम लोग को यहाँ पर परमिटिविटी पढ़ना है। ठीक है, परमिटिविटी का मतलब इज विथ विच द चार्ज कैन बी स्टोर्ड इन अ मटेरियल। ठीक है, सो मैक्सिमम इंसुलेटिंग मटेरियल्स का परमिटिविटी ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा आपका परमिटिविटी, उतना ज़्यादा आपका चार्जेस को आप स्टोर कर सकते हो। सिंपली उसका फॉर्मूला क्या है? सिंपली इट इज़ रेशियो ऑफ डेंसिटी टू स्ट्रेंथ। ठीक है, यूनिट अगेन देख लेना, फैरेड पर मीटर, वहाँ पर यूनिट क्या था? हेनरी पर मीटर। इसी तरीके से आप कंपैरिजन करोगे तो आप आसानी से ग्रिप करोगे। आप मैग्नेटिक फील्ड को अच्छे से पढ़ो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आराम से उसके साथ आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट्स बोल रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर क्या आ गया आपका? फैरेड पर मीटर। अब आता है आपको परमिटिविटी इन फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। फ्री स्पेस इन वैक्यूम, डेंसिटी और फील्ड स्ट्रेंथ, इसका जो वैल्यू है आपको रटना पड़ेगा 8.854 इंटू 10⁻⁻12 और यूनिट क्या रहेगा? अगेन फैरेड पर मीटर। ठीक है, अब आता है आपका रिलेटिविटिव या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। सिंपली क्या है? E/E0। अब मुझे बताना इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है यूनिटलेस। काफ़ी जगह पर क्वेश्चन पूछा जाता है और हम लोग फैरेड पर मीटर टिक कर देते हैं। वहाँ पर भी आपका यूनिटलेस था, यहाँ पर भी यूनिटलेस है। रीज़न क्या है? दोनों के दोनों सेम क्वांटिटीज़ है ना। सो E/E0। आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंटली याद रखना क्या है? E इज इक्वल टू E0 ER। ये जो बिट है ये आपको याद रखना है। बहुत सारे MCQs में आपको सॉल्व करने के लिए आसानी होगा। ठीक है, अब आता है पोटेंशियल एट पॉइंट P, पॉइंट A। मान लो ये मेरा चार्ज है और ये मेरा पोटेंशियल है A। मुझे इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल फॉर्म हो रहा है इस A पॉइंट पर, ये मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था Q/4πE0 ED, Q/4πE0 ER और D। देखो यहाँ पर डिफरेंस है पोटेंशियल और स्ट्रेंथ में। पोटेंशियल के लिए यहाँ पर D² आता है और यहाँ पर आता है D। ठीक है, सो जब भी आपको बोला गया है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है Q/4πE0 ERD। वेयर एज आपको अगर बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करना है तो Q/4πE0 ERD²। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन लगाऊं तो मेरे पास क्या बचता है? E इज इक्वल टू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट डिवाइड बाई D। एक्स्ट्रा D है ना यहाँ पर सिंपली। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को अगर आपको पोटेंशियल एट दैट पॉइंट पता है तो आप सिंपली डिस्टेंस से डिवाइड कर लो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट क्या रहेगा तब? ठीक है, यहाँ पर आप इसको वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं या फिर आपका जो यूनिट है न्यूटन पर कूलम, ये भी लिख सकते हैं। सो न्यूटन पर कूलम, देखो यहीं पर आपने दो अलग अलग यूनिट्स देख लिए, वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इतने सारे कंफ्यूजिंग बिट्स आते हैं यहाँ पर, इसीलिए काफ़ी लोग इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ना कैसे है? मैग्नेटिक सर्किट को अच्छे से पढ़ो और यहाँ पर आपको बस इक्विवेलेंट करते जाओ, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हम लोगों ने पढ़ लिया, इलेक्ट्रिकल डेंसिटी पढ़ लिया, और एक चीज़ हम अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलो, आपका फॉर्मूला पता है वोल्ट पर मीटर। सिंपली आप क्या लिखोगे यहाँ पर? वोल्ट पर मीटर, नो डाउट इन इट। ठीक है, अब आता है एक नया टॉपिक है जिसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। काफ़ी लोग इसको मिसजज कर लेते हैं। एग्जैक्टली पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है हम लोग एक बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे। देखो आपको क्या करना है, सिंपली आपके पास एक पोटेंशियल है V1, V' दिया है, V" दिया है, V" दिया है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर डिस्टेंस है D, ये जो डिस्टेंस है D, और ये भी डिस्टेंस है D, और ये भी डिस्टेंस है D। ठीक है, सो अगर मैंने सिर्फ यहाँ पर पोटेंशियल अप्लाई किया और मैं यहाँ पर पोटेंशियल मेजर करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो यहाँ पर ऑब्वियस है कि यहाँ पर थोड़ा कम रहेगा। रीज़न है हम लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे, जैसे जैसे आप दूर होते जाओगे वैसे वैसे आपका फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? कम होते जाता है। सिंपल लॉजिक है, आपके वायर ओवरहेड वायर से इतने ही ऊपर लगे रहते हैं जहाँ से आप सेफ हो, मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से बाहर हो। ठीक है, तो सिंपली डिस्टेंस D बढ़ा,
वीकर हो गया, डिस्टेंस डी बढ़ा, वीकर हो गया, डिस्टेंस डी बढ़ा, वीकर हो गया। तो ग्रेडिंग हुआ ना यहाँ पर, ये कुछ भी फील्ड स्ट्रेंथ था या फिर जो कुछ भी पोटेंशियल था उसका ग्रेडिंग होते गया। सिंपली पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब एक लाइन में अगर हमको बोलना है तो वोल्टेज ड्रॉप पर मीटर इज़ नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। काफ़ी हद तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम होते हैं। सो ये बिट पूछा जाता है एमसीक्यूज़ में, और इतने सारे एग्ज़ाम्स में ये बिट आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज़ इक्वल टू, आपका आंसर होना चाहिए पोटेंशियल ग्रेडियंट। इवन न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त भी आपको ये बिट याद रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब ही पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, V अपॉन डी, या फिर सिंपली आप बोल सकते हो Q अपॉन 4πE0 का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको वोल्टेज सीधा सीधा दिया है तो आप लिख सकते हो, नहीं दिया है, चार्ज दिया है, परमिटिविटी दिया है, तो आपको सब्सटीट्यूट करके फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करना मतलब ही पोटेंशियल ग्रेडियंट को फाइंड करना होता है ओवर द पॉइंट। इतना आसान है। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट वोल्ट पर मीटर, और सबसे इम्पोर्टेंट बिट भूलना मत, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा कैपेसिटर पढ़ते हैं। हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब टू पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी इज नोन एज कैपेसिटर। इस जो स्पेस है उसके बीच में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि आप डाइलेक्ट्रिक रख लो या फिर एयर रखो, बिकॉज एयर इज ऑल्सो एन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली कैपेसिटर का मतलब क्या होता है। अब कैपेसिटर का मतलब है कि इन दो प्लेट्स के पास वोल्टेज आना चाहिए। ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ पर एक बैटरी लगा दिया। अब जैसे ही बैटरी लगा दिया तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर चार्जेस रहेंगे। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस फिल होते जाएंगे, और ये जो नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस फिल होते जाएंगे। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये जो पोटेंशियल है पूरा का पूरा पोटेंशियल यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि मेरा बैटरी चार्ज हो गया, मेरे फ़ोन का बैटरी चार्ज हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि आपने जितना पोटेंशियल अप्लाई किया उतना का उतना पोटेंशियल पूरा कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो गया। उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि कैपेसिटर चार्ज हो गया। ठीक है, तो सिंपली कैपेसिटर का मतलब यही होता है कि ये जो पोटेंशियल है, charge required to place the potential across the plates. Simply charge required to place the potential across the plates. So charge is directly proportional to voltage. Amount of charge required is directly proportional to the potential difference across the plates. Simply, ठीक है। अब इसका जो कांस्टेंट है वही है हमारा कैपेसिटेंस, Q इज इक्वल टू सी वी। इसी का मतलब आपका C इज इक्वल टू क्या है, Q अपॉन V। देखो यहाँ पर आपका जो कैपेसिटर है उसका यूनिट क्या बनता है, कूलम पर वोल्ट आता है, लेकिन हम लोग कूलम पर वोल्ट नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखते हैं, इसको फैरेड लिखते हैं। जैसे वहाँ पर हेनरी था, यहाँ पर फैरेड है। वेबर पर एम्पियर, कूलम पर वोल्ट, फैरेड हेनरी। ठीक है, आपको इसी तरीके से दोनों को मैच करना पड़ेगा। हम लोग कैपेसिटर के प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे, उससे पहले इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम लोग प्लेस करते हैं वो किसके किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, ये एक बिट आता है। ठीक है, तो वो होता है टेम्परेचर पे डिपेंडेंट, उसके बाद टाइप ऑफ मटेरियल, मतलब कौन से टाइप का मटेरियल है, साइज़ कैसा है, और मॉइस्चर। अगर मटेरियल के अंदर मॉइस्चर कंटेंट है तो वो जल्दी पंचर होकर एक कंडक्टिंग पाथ क्रिएट कर देता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंसुलेशन फेलियर हो या फिर डाइलेक्ट्रिक फेलियर हो। ठीक है, और एक आता है कि मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट कैसे है आपका मटेरियल का, मतलब ये मटेरियल ओरिएंटेड ही है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या था आपका, टेम्परेचर और वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज भी है यहाँ पर कि आप कितना वोल्टेज अप्लाई करके दे रहे हो, उसके ऊपर उसका स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा। मतलब स्ट्रेंथ नहीं बोल सकते हम लोग कि उसका एक थ्रेशोल्ड लिमिट डिपेंड करेगा बस। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट कैपेसिटर। अब हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर और डेप्थ में पढ़ेंगे कि कैपेसिटर के डाइलेक्ट्रिक्स अगर सीरीज़ में रखते हैं तो क्या होता है, कैपेसिटर के डाइलेक्ट्रिक पैरेलल्स में रखते हैं तो क्या होता है, इनका सीरीज़ कॉम्बिनेशन कैसे होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होगा, एंड सो ऑन। इस पूरे इसमें ये चीज़ बिल्कुल भूलना नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हम लोगों ने कैपेसिटर भी पढ़ लिया। ठीक है, कैपेसिटर में हम लोगों ने पढ़ा है कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज और Q इज इक्वल टू CV लिखते हैं।
तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो कैपेसिटेंस है इसका एक एक्सप्रेशन आता है छोटा सा, वो डिराइव कर लेते हैं। अब देखते हैं, मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E इज इक्वल टू क्या है, और सबसे ओके डेंसिटी लिखते हैं पहले। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, E0 ER और E, ठीक है। अब मुझे और एक पता है कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। सो मैं इन दोनों को इक्वेट कर लेता हूँ। सो Q/A इज इक्वल टू E0 ER इंटू E, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं Q इज इक्वल टू CV, तो C इंटू V इज इक्वल टू E0 ER E, सॉरी Q इज इक्वल टू CV लिख लिया, तो ये है A, और C इज इक्वल टू क्या है, E0 ER E, सॉरी A लिखता हूँ, अपॉन मुझे पता है कि इन दोनों का रेशियो का मतलब क्या है, D। सो ये जो डेफिनेशन है आपको यही होता है फॉर्मूला। जैसे वहाँ पर L इज इक्वल टू N∅/I है, या फिर N² μ0 μRA अपॉन L है, यहाँ पर कैपेसिटेंस इज इक्वल टू E0 ER A अपॉन D है, ठीक है। और एक बात, यहाँ पर 2 प्लेट्स है सिर्फ, अगर नंबर ऑफ प्लेट्स को बढ़ाया जाता है तो सिंपली आपको यहाँ पर n-1 ऐड कर देना है, E0 ER A अपॉन D, ठीक है। वेयर A इज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट, D इज़ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और E0 ER हमको पता है ऑलरेडी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, उसका वैल्यू है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर, ठीक है। ये था कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटर का इक्वेशन आ गया आपका। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली आइडियल कैपेसिटर और प्रैक्टिकल कैपेसिटर में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। अब जब भी हम लोग कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे, पहले इंडक्टर पे चले जाते हैं। इंडक्टर का मतलब क्या है, सिंपली एक वायर बाउंड है, ठीक है, और उसको हम लोग सिर्फ L लिखते हैं, लेकिन यह था आपका आइडियली। कॉइल का भी तो कुछ रेजिस्टेंस होता है ना, तो कॉइल का रेजिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीकेज रेजिस्टेंस, और इंडक्टर का लीकेज रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि वो सीरीज़ में होता है। वेयर एज कैपेसिटर का लीकेज रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में होता है, ठीक है। अब मुझे बताना, तो फिर पैरेलल में रेजिस्टेंस है तो लीकेज रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसा होना चाहिए, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, करंट सोर्स के साथ पैरेलल रेजिस्टेंस होता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ करंट। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, तो वो कैसा होना चाहिए, आइडियली इनफाइनाइट होना चाहिए, और प्रैक्टिकली जितना हाई वैल्यू है उतना अच्छा है, ठीक है। सो ये एक बिट आता है कि कैपेसिटर का लीकेज रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए। सबको ये लगता है कि यार लीकेज रेजिस्टेंस से तो जितना कम हो उतना अच्छा है, लेकिन नहीं, वो पैरेलल में होने की वजह से इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। एक चीज़ याद रखना, आइडियल पूछा तो इनफाइनाइट, प्रैक्टिकल पूछा तो हाई, ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया है, तीन कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब मुझे पता है ऑलरेडी Q इज इक्वल टू क्या है, CV। सो V इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, Q/C, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूँ तो V1 इज इक्वल टू Q/C1, ठीक है। V2 इज इक्वल टू Q/C2। मैं क्यों लिख रहा हूँ, रीज़न है यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने वाला, जो चार्ज यहाँ पर है वही चार्ज यहाँ पर है, तीनों के अंदर सेम चार्ज फ्लो होने वाला है। V3 इज इक्वल टू Q/C3। अब हम लोग को पता है कि हम लोग KVL अप्लाई कर लेंगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3 आ जाएगा, ठीक है। अब V इज इक्वल टू क्या है, Q/C, ये था C इक्विवेलेंट, आप यहाँ पर देख रहे हो, इज इक्वल टू Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3, ठीक है। इसका मतलब आपका 1/C इक्विवेलेंट क्या आता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। पैरेलल कैपेसिटर्स में आपका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स कैलकुलेट करने का जो तरीका है, तो वो एग्जैक्टली जो रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है वैसा है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 1/C2 1/C3, और एग्जैक्टली अपोजिट रहता है सीरीज में। यहाँ पर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या, पैरेलल में हम लोग क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये जो है ये सीरीज़ के लिए, ये जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। आपको ये चीज़ रटना पड़ेगा,
और इसी के ऊपर हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। उससे पहले कैपेसिटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हम लोग वो। अब हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, ये इस यूनिट का या फिर इस चैप्टर का आखिरी बिट है। ठीक है, कैपेसिटर को चार्ज कैसे करते हैं और कैपेसिटर का डिस्चार्ज करते वक्त क्या क्या बिट्स होते हैं, क्या है क्या नहीं। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर एक स्विच है जो इक्वल टू 0 टाइम पर क्लोज होने वाला है, तब जाकर मेरा जो इनपुट वोल्टेज है वो कैपेसिटर के अक्रॉस अप्लाई होने वाला है थ्रू रेजिस्टेंस। ठीक है, टू लिमिट। ठीक है, कुछ भी कैपेसिटर है उसके अक्रॉस थोड़ा सा करंट को लिमिट करने के लिए हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस भी ऐड करके रखा है। अब ये जो है ये मेरा एक ट्रिक है जो हम लोग नेटवर्क्स में भी फॉलो करते हैं। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कैन बी डिफाइंड एज v ऑफ इन्फिनिटी प्लस v ऑफ 0 माइनस v ऑफ इन्फिनिटी e पावर माइनस t/2, वेयर जो ये टो है ये होता है टाइम कांस्टेंट। ठीक है, अब टाइम कांस्टेंट है और RC सर्किट का टाइम कांस्टेंट है, तो टाइम कांस्टेंट सिंपली आपको कैसे निकालना है, टो इज इक्वल टू R इंटू सी। ठीक है, अब देखो t इज इक्वल टू 0 के पहले सर्किट के अंदर कुछ है, कुछ भी नहीं। सो v ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू v ऑफ 0 प्लस, मैं कैपेसिटर के अक्रॉस की वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, इज इक्वल टू कितना है 0 वोल्ट। ठीक है, जैसे ही t इज इक्वल टू 0 पर आपने स्विच क्लोज कर दिया तो कैपेसिटर का एक प्रॉपर्टी होता है कि कैपेसिटर विल नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज। ठीक है, सो v ऑफ 0 माइनस भी उतना ही रहेगा, t इज इक्वल टू 0 के बाद जो प्लस इंस्टेंट है तब भी वोल्टेज 0 वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, ये धीरे धीरे चेंज होता है, सडन चेंज को नहीं सडन चेंज को अपोज करता है, लेकिन अगर चेंज धीरे धीरे आ रहा है तो कैपेसिटर भी सेटल होता है। ठीक है, हम लोग इसका एक्सप्रेशन भी देखेंगे, देखते हैं कैसा। उसके बाद v ऑफ इन्फिनिटी, इसका मतलब आपने ये जो स्विच है इसको क्लोज कर दिया और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। हम लोगों ने कैपेसिटर पढ़ते वक्त ही देखा था कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल अप्लाई कर दो पूरा का पूरा पोटेंशियल कैपेसिटर के अक्रॉस में चले जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही होने वाला है, पूरा वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएगा और ये ओपन सर्किट बोलकर बिहेव करता है, तब इसके अंदर सर्किट के अंदर करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं होता। ठीक है, लेकिन आप कैपेसिटर के अक्रॉस इन्फिनिट t इज इक्वल टू इन्फिनिट टाइम पे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है आपका, जितना भी आपने v इनपुट प्रोवाइड करके दिया है पूरा का पूरा कैपेसिटर के अक्रॉस चले जाएगा। अब ये सारे वैल्यूज़ हम लोग ये इक्वेशन में फाइंड कर सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो आपको कैपेसिटर एट एनी टाइम मिल जाता है t। ठीक है, v ऑफ इन्फिनिटी का वैल्यू कितना है v इनपुट, v ऑफ 0 का वैल्यू कितना है 0 माइनस अगेन v इनपुट e पावर माइनस t/2, टो का वैल्यू कितना है r इंटू सी। सो कैपेसिटर का वोल्टेज क्या आ जाएगा 1 माइनस ई पावर माइनस t/RC। ये हो गया आपके कैपेसिटर का इक्वेशन है t इज इक्वल टू 0, सॉरी t इज इक्वल टू एनी टाइम 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आप कैपेसिटर का वोल्टेज फाइंड कर सकते हो। अब अगर मुझे बोल दिया कि कैपेसिटर के थ्रू का करंट चाहिए तो मुझे पता है कि C टाइम्स dV/dt, ये आपका कैपेसिटर का करंट का इक्वेशन होता है सिंपली। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं C d/dt और V इनपुट को बाहर ले लिया 1 माइनस ई पावर माइनस t/RC। ठीक है, सो v इनपुट अपॉन इंटू सी, 1 का तो डेरिवेटिव 0 हो गया, ये हो गया माइनस ई पावर माइनस t/RC इंटू -1 अपॉन RC। ठीक है, डेरिवेटिव्स हैं सिंपली, c और c कैंसिल हो जाएंगे, v इनपुट ऑफ r ई पावर माइनस t/RC, ये आपका कैपेसिटर का करंट। ये है चार्जिंग करंट ऑफ कैपेसिटर, ये है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट एनी टाइम इंस्टेंट t। अगर मुझे बोल देंगे t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे मुझे वैल्यू चाहिए तो सिंपली आप t इज इक्वल टू 1 सेकेंड लिखोगे, r का वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, c का वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, आपको करंट का वैल्यू मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ एम्पियर और यहाँ पर आपको वोल्टेज का वैल्यू मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ वोल्ट। ठीक है, अब चार्जिंग के और डिस्चार्जिंग के जो ग्राफ्स हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंटली उसके पहले हम लोग ये जो टाइम कांस्टेंट है इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है,
टाइम कांस्टेंट का चार्जिंग के वक्त का डेफिनेशन अलग है, डिस्चार्जिंग के वक्त का डेफिनेशन अलग है। वाइल चार्जिंग 0.632 टाइम्स ऑफ फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू रहने दो आप FVF लिखते हैं, ठीक है। टाइम कांस्टेंट का मतलब है जो कैपेसिटर है उसको 63% चार्ज होने के लिए जितना टाइम लगता है ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू, उसको हम लोग बोलेंगे टाइम कांस्टेंट। यही अगर डिस्चार्जिंग के वक्त की बात बोलें, सो 36%, ठीक है, 36.2 है, 36% जितना फॉल होने के लिए टाइम लगता है उसको हम लोग बोलेंगे टाइम कांस्टेंट। तो याद रखना यहाँ पर टाइम कांस्टेंट्स का डेफिनेशन, ठीक है। राइजिंग के वक्त 0.632 ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू, ठीक है, और डिस्चार्जिंग के वक्त 36.2 या फिर 0.362%, 0.362 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ये आपको याद रखना पड़ेगा अच्छे से। डिस्चार्जिंग के वक्त फाइनल वैल्यू, डिस्चार्जिंग के वक्त इनिशियल वैल्यू, यहाँ पर 36%, तो यहाँ पर 63%, 36.23% होता है, यहाँ पर 63.28% होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ बिट्स बोलकर ही आते हैं, MCQs बोलकर, ठीक है। अब देखो मैं एक बार रिकॉल करके दे देता हूँ। V ऑफ टी इज इक्वल टू V ऑफ इन्फिनिटी प्लस बड़ा ब्रैकेट V ऑफ 0 माइनस V ऑफ इन्फिनिटी e⁻t/2। RC सर्किट है इसीलिए RC, यही अगर RL सर्किट होता है तो आपका टाइम कांस्टेंट L/R आता, और टाइम कांस्टेंट का यूनिट होता है सेकेंड, याद रखना अच्छे तरीके से, ठीक है। अपने वोल्टेज का एक्सप्रेशन जो है इसको रटना पड़ेगा, करंट का जो एक्सप्रेशन है इसको भी रटना पड़ेगा, और टाइम कांस्टेंट्स के दोनों डेफिनेशंस को आपको रिक्वायर्ड फॉर कैपेसिटर टू चार्ज फ्रॉम 0 to 63% known as of its final value known as time constant, whereas capacitor time required to capacitor to discharge of its 36% of its initial value is also known as time constant। दोनों के दोनों टाइम कांस्टेंट के ही डेफिनेशंस हैं। सो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर था इसमें से इतना ही, लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और हमारे हिसाब से कैपेसिटर का चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर का सीरीज़, कैपेसिटर पैरेलल्स कैसे कैसे होते हैं, इनके सारे के सारे एक्सप्रेशंस के कुछ अलग से नोट्स बनाओ, आपको बहुत काम आएंगे, ठीक है। अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।